ये साल था 1997। थाईलैंड पर कर्जा दिन पर दिन बढ़ रहा था। उनकी करेंसी डीवैल्यू हो रही थी और उनकी सरकार बहुत ही परेशान थी। 2 जुलाई 1997 को थाई सरकार ने एक फैसला किया और ये छोटा सा फैसला ना सिर्फ थाईलैंड बल्कि पूरे एशिया में भारी पड़ने वाला था। थाईलैंड की सरकार ने अपनी करेंसी बात को फिक्स वैल्यू पर जो ट्रेड करती थी उसको फ्लोट करना शुरू कर दिया। ये फैसला बुरी तरह नाकाम हुआ और बात इस कदर डीवैल्यू होने लगा कि इन्वेस्टर्स ने घबराकर ना सिर्फ थाईलैंड बल्कि दूसरे एशियन कंट्रीज से भी अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दी और फिर पूरे एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया। थाईलैंड, साउथ कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया इस क्राइसिस से बहुत ही बुरी तरह डैमेज हो गए थे। इंडोनेशिया जिसकी जीडीपी 1996 में 8% थी, वो एक साल में 1997 में 4.7 हो चुकी थी और 1996 में जो इन्फ्लेशन 6.5 पर था वो 11.6% तक पहुंच चुका था। महंगाई और बेरोजगारी का एक तूफान पूरे एशिया में आ चुका था। इंडोनेशिया की इकोनॉमी हर रोज नीचे जा रही थी और एक्सपर्ट्स का ये ख्याल था कि आने वाले कुछ सालों में इंडोनेशिया को इकोनॉमी में बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड कीजिए आज 2024 में, अब एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इंडोनेशिया रशिया को भी सरपास कर जाएगा। हाँ, मतलब आपने बिल्कुल सही सुना है कि इंडोनेशिया रशिया जैसी बड़ी इकोनॉमी को भी सरपास कर जाएगा और इसकी इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। 10 ट्रिलियन, मैं यहाँ पे जीरो मेंशन कर रहा हूँ, शायद से जीरो भी नहीं आ पाएंगे पूरी स्क्रीन के ऊपर। आखिर इन कुछ सालों में इंडोनेशिया ने ऐसा क्या किया कि वो पूरा का पूरा देश डिफॉल्ट होने के करीब था, अब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। ये सब और बहुत कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज मेक श्योर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो ज्यादा पॉपुलेशन को मुल्क को गरीब होने का कारण समझा जाता है, लेकिन इंडोनेशिया ने अपनी पॉपुलेशन को अपना स्ट्रेंथ बनाया है। इंडोनेशिया पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। अगर हम इस वक्त की बात करें तो इंडोनेशिया की पॉपुलेशन 275 मिलियन से भी ज्यादा है और ये इंडोनेशिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा वर्कफोर्स होगा और टैलेंट होगा जो कंट्री को आगे जाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। लेकिन सिर्फ पॉपुलेशन को बढ़ाकर ही इंडोनेशिया की तरक्की नहीं हुई है, बल्कि इसके पीछे और बहुत सारे रीजंस हैं। आइए उन पर नजर डालते हैं। 1997 में जब ये देश बिल्कुल डिफॉल्ट होने के कगार पे था, तब इंडोनेशिया की सरकार ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी और उन्होंने फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसीज बनाने शुरू की। अगर हम बात करें 1998 में, तो इंडोनेशिया ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा काम किया। रोड्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करी। टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में भरपूर इन्वेस्ट किया। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने पर जोर डाला। आज उनके पास सिर्फ वर्कफोर्स ही नहीं है बल्कि एजुकेटेड वर्कफोर्स है और यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है किसी भी एक बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री वर्सेस इंडोनेशिया का। लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा एजुकेशन की वैल्यू समझाई गई, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे कैंपेन चलाए गए और लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा उन्होंने पॉलिसीज में चेंज लाए। दूसरी तरफ जहां इंडोनेशिया ने अपने इंस्टीट्यूट को मजबूत करना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी भी देश का अगर इंस्टीट्यूट बहुत मजबूत और इंडिपेंडेंट होता है तो वहां लॉ इंप्लीमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। हर कोई लॉ की रिस्पेक्ट करेगा, इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करते हुए बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 2020 में पास किया जाने वाला ओमनीबस लॉ, जिसने इंडोनेशिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार को आसान बनाने का और लाइसेंस प्रोसेस करने का तरीका बहुत ही आसान कर दिया, जिससे ना सिर्फ बहुत सी इन्वेस्टमेंट आ रही थी बल्कि इंडोनेशिया में बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था और दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होने से बेरोजगार में भी कमी आ रही थी। अब आप मान के चलें, अगर आप अपनी पॉपुलेशन को, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आता है। लॉ जल्दी इंप्लीमेंट होते हैं, पॉलिसी जल्दी रेगुलेट हो जाती हैं और एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट जो सबसे ज़्यादा इंडिया में आज के टाइम पे आ रही है, थोड़ी लैक करती है बट स्टिल बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग वादे हैं गवर्नमेंट के। ये एक तरीका हो सकता है हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एक स्ट्रेंथ बनाने का, एट द सेम टाइम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करने का। और ये ही चीज़ इंडोनेशिया ने करी, यानी आप मान के चले एक तीर से दो शिकार हुए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था और दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ जॉब्स को क्रिएट होने से बेरोजगारी कम से कम हो रही थी।
दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही बेहतर बनाया जा रहा था। हाल ही में इंडोनेशिया सरकार ने एक ऐसी रोड बनाई है जिसका नाम उन्होंने ट्रांस सुमत्रा टोल रोड रखा है एंड ये 2700 किलोमीटर लंबी है, जो सुमत्रा आइलैंड की नॉर्थर्न टिप को साउथर्न टिप से कनेक्ट करती है और इस पर इंडोनेशियन सरकार $23 बिलियन खर्चा कर रही है। अब आप सोचेंगे इस रोड से फायदा क्या होगा? इस रोड से ये फायदा होगा कि साउथ और नॉर्थ पार्ट के डिफरेंसेस ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएंगे, जिससे लॉजिस्टिक्स का खर्चा बचेगा और बिजनेसेस को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और जो पहले से ही वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं वो भी अच्छे प्रॉफिट्स और अच्छी कमाई कर पाएंगे। जब अच्छी कमाई होगी तो लोग इंडोनेशिया में इन्वेस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली अगर इंडोनेशिया में इन्वेस्टमेंट आएगी तो इकोनॉमी को अच्छा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैपिटल सिटी जकार्ता में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि सिटीज में ट्रैफिक का लोड कम किया जा सके और बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। जबकि इंडोनेशिया ने जकार्ता में पेंटिमन डीप सी पोर्ट भी बना लिया है, जिससे इंडोनेशिया की दूसरे देशों के साथ ट्रेड बहुत आसान हो जाएगा और इसे पोर्ट की वजह से इंडोनेशिया की ऑटो एक्सपोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा इजाफा करेगी। इंडोनेशियन गवर्नमेंट डिफरेंट सिटीज में इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने जा रहे हैं और लोगों को बिजनेस की तरफ लाया जा रहा है। 2021 में सबसे बड़ा स्टेप जो लिया गया वो इंडोनेशिया ने $31.5 मिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल की, जो इंडोनेशिया हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यानी जब पूरी दुनिया कोविड-19 की वजह से परेशान था और सबकी ज्यादातर इकोनॉमी डाउनफॉल जा रहा था, तब इंडोनेशिया ने अपनी पॉलिसीज की वजह से तरक्की करना शुरू कर दिया। बल्कि इंडोनेशिया सरकार ने 2019 में एक फ्यूचर प्लान इंट्रोड्यूस करवाया था जिससे विजन 2045 प्लान कहा जाता है और इस प्लान के मुताबिक इंडोनेशिया 2045 तक एक एडवांस और प्रॉस्पेरस नेशन बन जाएगा और वो इस प्लान पर दिन रात इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इस प्लान को समझते हैं। इस प्लान को 4 पिलर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि प्रोटेक्ट ऑल इंडोनेशियन सिटीजन एंड ऑल इट्स पीपल, यानी सबसे पहले अपनी जनता पब्लिक। इंडोनेशिया सरकार का पहला पिलर उनकी जनता है, यानी हर सूरत और हर कीमत पर सबसे पहले अपनी जनता को उन्होंने आगे रखा है और सबसे ज्यादा उनकी ही प्रोटेक्शन की जाएगी, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन की जाएगी और उनको और बेहतर बनाने के लिए जो पैसा लगता है वो पैसा लगाया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा पिलर है प्रमोट्स जनरल वेलफेयर, मतलब दूसरे पिलर में ये कहा गया है कि अपने लोगों की लाइफ को हर लिहाज से बेहतर बनाया जाएगा, उनको बेहतर फैसिलिटीज दी जाएंगी, अच्छी एजुकेशन, अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, ऐसा और भी बहुत कुछ दिया जाएगा जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। थर्ड, इनलाइटन द नेशंस लाइफ, अपने कल्चर और अपनी नेशनल बिलीव्स की हिफाजत मतलब सुरक्षा की जाएगी और अपने आर्ट और कल्चर को बेहतर बनाया जाएगा। चौथा पिलर कहता है कि अपनी पब्लिक को लिबर्टी, पीस और सोशल जस्टिस दिया जाएगा। ये तो था प्लान के पिलर्स, लेकिन इंडोनेशिया ने अपने प्लान को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है जिन पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। पहले स्टेज में एनर्जी सिस्टम और डिजिटल कनेक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। दूसरी स्टेज में अगर हम बात करें तो हाई वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज बनाई जा रही हैं, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दें और इकोनॉमी में अपना हिस्सा डालें। और इंडोनेशिया इस प्लान में बहुत ही जल्दी कामयाब होने की सूरत में है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट अपने पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखती है, जो कि ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा कारण है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक कंट्री के अंदर लेके आने का। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि करप्शन, अगर इन सारे प्लान्स को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करना है तो करप्शन को भी कम करना पड़ेगा। इंडोनेशिया में आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा करप्शन है, लेकिन आज अगर इंडोनेशिया की बात कही जाए तो वो इस रास्ते पे चल रहा है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2026 तक वो रशिया को भी क्रॉस कर जाएगा। 2029 तक इंडोनेशिया $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि वो इंडस को भी सरपास कर जाएगा, जो कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ अपने इंडोनेशिया के अपने विजन के बारे में प्लीज़ बताइए कि वो कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस साइड प्रतीक रस्तोगी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।